हेलो गाइस, मेरा नाम है रौनक कुमार और इसी के साथ आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको ये चैप्टर अगर अच्छे से क्लियर से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से पढ़ना है, मतलब कि आप ये सोच रहे हो कि यार ये चैप्टर हमने थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा हमने ऊपर से रीड कर रखा है, जो मैंने आपको बताया था ना कि आपको पहले रीड करके आना है हर एक चैप्टर। अगर आपने ये चैप्टर अगर पहले से रीड किया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना। इसमें आपका क्लास 9th का एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपको इसके अंदर सबसे मेन चीज़ याद करना है, जो सबसे मेन चीज़ अभी मैं बता देता हूँ जो याद करना है आपको, वो है 18 तक के एलिमेंट्स। जो आपके 18 तक के एलिमेंट्स है उसको याद करना है। दोबारा मैं भी रिपीट करवा दूंगा एलिमेंट्स को, आप टेंशन मत लो, आपके वो दोबारा एक टाइप से रिवीजन हो जाएगा एलिमेंट्स का। समझ में आ रहा है? 18 एलिमेंट्स को आपको मैं अभी थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ पहले, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अरे एलिमेंट्स अगर हमने नहीं किया है ना, अरे किसी बच्चे को एलिमेंट्स पता ही नहीं है कि एलिमेंट्स कितने नंबर पे क्या है, याद ही नहीं है एलिमेंट्स, तो नहीं कर पाएगा वो बच्चा। मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर उनके लिए नहीं है। और अगर ये चैप्टर नहीं कर पाएगा तो फिर अगला चैप्टर जो चौथा चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर पूरा कंपाउंड बनाना है, कार्बन बनाने, कार्बन के कंपाउंड्स बनाने, वो सब नहीं कर पाएगा। उसके अंदर ज़्यादातर कंपाउंड्स ही बनाने। केमिस्ट्री को सुधारनी है तो सबसे पहले का रूल आप सुन लो, मेरे सबसे आज की लेक्चर में आप सुन लो, आपको एलिमेंट्स 100% याद होने चाहिए अगर आपको केमिस्ट्री सुधारनी है तो। क्योंकि मैंने हर एक जगह पर देखा, क्लास 11th में अगर आप जब पीसीएम लेते हो उसके अंदर, जो केमिस्ट्री के अंदर मैंने देखा है, वहाँ पे भी एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसलिए मैं आपको अभी गाइड कर दे रहा हूँ, अभी सतर्क कर दे रहा हूँ कि आप अभी एलिमेंट्स के नाम याद कर लो। वैसे तो आपके 9th में भी आया था एलिमेंट्स के नाम, अगर जिसने याद नहीं किया है उसकी गलती है, बाकी जिसने याद कर रखा है उसका सही है, चलो याद कर लिया उसने। लेकिन जिसने याद नहीं किया है उसकी गलती है भाई, उसको मैं क्या ही कह सकता हूँ, मैंने उसको 9th में भी अवेयर किया था। चलो मैं एक बार एलिमेंट्स के नाम याद दिला देता हूँ, एक टाइप से एलिमेंट्स के नाम। एलिमेंट्स पहला होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, फ्लोरीन बोलते हैं इसको तो वैसे, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गन। ठीक है, दो आपके और है लेकिन वो आपका मेंशन नहीं था बुक में, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। 18 एलिमेंट जो आपको मैंने ये दिया है, 18 एलिमेंट जो भी आपको मैंने लिख कर दिया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये आपको याद होना चाहिए, डिट्टो याद होना चाहिए जो मैंने लिखवाया है। अगर आपको इसमें से एक भी लग रहा है कि यार नहीं, मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताऊं याद करने का, मैं बताऊं, आप ऐसे कर सकते हो, हेला ने की रब से फरियाद, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे भी करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये ट्रिक है। दूसरा, अगर आपको अगर सिंबल से याद हो रहा है तो ठीक है यार, सिंबल से भी आप कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन है तो आपको पता है H है, हीलियम है तो आपको पता है He होता है उसका सिंबल। ठीक है, लिथियम का सिंबल होता है Li, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेरिलियम पता होना चाहिए, Ba होता है। तो अगर आपको सिंबल से भी अगर ये एलिमेंट्स के नाम याद हैं तो वेल एंड गुड। अगर याद नहीं है और अभी तक याद नहीं हो पा रहे एलिमेंट्स के नाम, तो आप मुझे बताओ, एलिमेंट्स के नाम मैं आपको 100% लिख के देता हूँ। आपको अगर 20 तक के एलिमेंट्स के नाम याद नहीं करवाया तब देखना, एलिमेंट्स के नाम आप चुटकियों में याद रखोगे। मैं अभी आपको बस इसलिए नहीं बोल रहा एलिमेंट्स के याद रखने के लिए, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स के नाम है वो आपके क्लास 10th में यूज नहीं हुआ है, बल्कि क्लास 11th में भी यूज हुआ है। जो कि मैंने आपका क्लास 11th में एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री ऐसे करके है, उसके अंदर आपका उस चैप्टर के अंदर ये एलिमेंट्स का नाम यूज हुआ है, एज पर सीबीएसई 11th क्लास सिलेबस के हिसाब से मैंने जो देखा है उसके। ठीक है, तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले तो एलिमेंट्स याद होने चाहिए। तो ठीक है, ये 18 एलिमेंट्स है। अगर आपको याद है तो गुड, अगर याद नहीं है तो फिर याद कर लो भाई, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें एलिमेंट्स के नाम पे।
ठीक है, चलो आ जाते हैं। थोड़ा ये बता सकते हो कि मेटल्स क्या होता है, मेटल्स होता क्या है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। दरअसल ये चैप्टर आपका क्लास 8th में था, लेकिन उनको सीबीएसई ने फिर उसको हटा दिया था, कुछ कारण होगा इसलिए हटा दिया होगा, नहीं पता क्यों हटाया था, लेकिन हटा दिया था 8 से। मेटल्स है नॉन मेटल्स, मेटल्स क्या होता है, मेटल्स क्या एलिमेंट, कौन से एलिमेंट्स है, नॉन मेटल्स कौन से एलिमेंट्स है, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होता है, सोनरस क्या होता है, मेटेलिटी क्या होता है, वो सबको समझेंगे, ठीक है। देखो, एक एलिमेंट्स मेटल्स उसको बोलेंगे जो हम बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव आयंस, हम बोल सकते हैं किसको हम बोलते हैं, पॉजिटिव आयन जो लूज करेगा उसको हम बोल सकते हैं मेटल्स। जो पॉजिटिव आयंस लूज करेगा ना, जो मेटल जो पॉजिटिव आयंस को लूज करके करेगा उसको हम बोलेंगे मेटल्स, और जो लूज नहीं करेगा उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल्स। समझ में आया डिफरेंस मेटल्स नॉन मेटल्स में? डिफरेंस आप एक बार वो लिखो, डिफरेंस आप एक बार, ठीक है। इसमें है आपको, देखो इसमें मैंने बिन पढ़े आपको मैंने अभी बता दिया ना कि क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिखा है बुक में कि आपको एलिमेंट्स के नाम याद होने बहुत जरूरी है, अगर नहीं याद है तो आप एक बार याद कर लेना प्लीज। मैं हर बार बोल रहा हूँ एलिमेंट्स के नाम याद कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज। चलो अब आते हैं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई का। नहीं पता उनको क्या फेवरेट लग गया ये क्वेश्चन या क्या है, हर बार पूछते हैं ये क्वेश्चन। इसके अंदर आता है पहला टॉपिक है मेटलिक लक्ष्य। मेटलिक लक्ष्य क्या होता है, एक प्योर स्टेट आप बोल सकते हो, जहां पे प्योर स्टेट्स में एक ब्राइट शाइनी सरफेस, अगर कोई भी ब्राइट शाइनी सरफेस है उसको हम बोलेंगे प्योर स्टेट में, ब्राइट शाइनी सरफेस अगर कोई भी है उसको हम बोलेंगे मेटलिक लक्ष्य। समझ में आया? गॉट इट? इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे मेटलिक लक्ष्य। अब उसके यार ब्राइट लाइट मतलब कि कौन कौन से हो सकता है ब्राइट लाइट, उसकी बात कर रहा है तो उसके अंदर हो सकता है गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया आपका, ये सब क्या ब्राइट चमकते हैं ना, तो इसलिए मेटलिक लक्ष्य नाम रखा है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो ऐसे शाइनी ऑब्जेक्ट हो, जो चमकते हो, उसको बोलते हैं मेटलिक लक्ष्य। याद होने जाना चाहिए कि प्योर स्टेट्स में जो ऐसे हो, जो भी सब्सटेंस है, जो भी ऑब्जेक्ट अगर ब्राइट शाइनी होता हो, जो चमकता हो, उसको बोलेंगे मेटलिक लक्ष्य। समझ में आया? मेटलिक लक्ष्य के कारण उसके अंदर चमकाहट आती है, ठीक है। अब समझेंगे हार्डनेस। सेकंड टॉपिक है हमारा हार्डनेस। सेकंड टॉपिक है हमारा हार्डनेस। थोड़ी लंबी होगी क्लास मैं मानता हूं, लेकिन कोई ना, पेशेंस रखो आप, ठीक है। आपको मैं क्लास जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। देखो, ये ज्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एल्कलाई होते हैं। इनके अंदर हो सकता है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर लिथियम वगैरह प्रेजेंट होता है, लिथियम वगैरह से बने रहते हैं। थोड़ा ये हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हार्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इनके अंदर लिथियम का यूज होता है, इसलिए हार्डनेस का मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स का। तीसरा है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि आपका कोई भी मेटल, रुक जाओ, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी मेटल अगर थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल्स विच कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया, सीबीएसई ने पूछा डक्टिलिटी का डेफिनेशन, क्योंकि हर बार यहां पे बच्चे अटक जाते हैं और पता है सीबीएसई को नंबर काटना है इसलिए। चलो, चौथा है मैलिएबिलिटी। जहां पे हम थिन शीट्स को बीटन अप कर सकते हैं। पीसेस के अंदर हम थिन शीट्स को अगर हम बीट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। समझ में आया? मैलिएबिलिटी हम उसको बोलते हैं जिसको हम थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं, आप बेसिकली बोल सकते हो, उसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। समझ में आया? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
और एक चीज मुझे आपसे बात करनी थी कि कई कई स्कूल्स में अभी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर चल रहा है, तो अगर कहीं भी आपको ऐसे लग रहा है कि डाउट है यार ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, ओम्स लॉ वगैरह समझ में नहीं आ रहा, ओम्स लॉ अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि ओम्स लॉ का क्वेश्चन हर बार रिपीट आता है। ओम्स लॉ आना ही आना है ओम लॉ का। इस बार आया था 2026 के पेपर में और 2027 के पेपर में भी दे सकता है। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैटर्स, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, जिसके अंदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर पास होता हो, जिसके अंदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होता हो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बोल देंगे ना। अब क्यों बोलेंगे भाई, अगर कोई भी ऐसा मेटल ऑब्जेक्ट, अगर आप बोलोगे कि यार जो कॉपर जो वो होता है ना वायर होता है उसके अंदर कॉपर का यूज होता है, ठीक है, कॉपर का यूज होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के लिए होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास थ्रू होगी, तो वो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के अंदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताया गया है, ठीक है, याद रखना। हम इसके अंदर क्या क्या यूज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कॉपर का कोटेड होता है, कॉपर का कोटेड होता है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो वो होता है वायर होता है, ठीक है, वायर होता है उसके अंदर कॉपर का कोटेड होता है, ठीक है, कॉपर का कोटेड होता है उसके अंदर, याद रखना। अब मेन टॉपिक आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत बार पूछा गया, ये मेन टॉपिक है। देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, टंगस्टन हैज द हाई मेल्टिंग पॉइंट अमंग द मेटल्स, गैलियम एंड कैल्शियम। अरे देखो जब हम किसी पाम ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो जहां पे हम पाम में रख सकते हैं ना, कोई भी पाम में रखने वाली चीज, तो हम मतलब कि किसी भी बॉइलिंग पॉइंट चीजों को अगर हम रख रहे हैं, तो वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को अगर हम रख रहे हैं पाम के ऊपर, मतलब अपने जो पाम्स वगैरह हैं उनके ऊपर रख रहे हैं, बेसिकली बॉइलिंग और पॉइंटिंग पॉइंट, क्योंकि वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है एक टाइप से मेटल्स का। इसको हम एक चीज और बोलते हैं हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन पूछेगा आपको कि हम इसको नोन एज क्या बोलते हैं, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। समझ में आ गया? सिक्स करते हैं, सिक्स बोला है आपका। हाँ, और इसके अंदर ना एक होता है कैल्शियम, कैल्शियम इसको हम बोलते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट। ये छूट गया था, वैसे बुक में नहीं लिखा था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, वैसे जनरल नॉलेज के लिए। आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा लेकिन रेफरेंस बुक में नहीं लिख रखा है इन्होंने। अब है सोनोरिटी। सोनोरिटी का क्या मतलब है, सोनोरिटी का क्या मतलब है, बहुत ही इजी है सोनोरिटी, आप थोड़ा लिंक करो सोनोरिटी को। सोनोरिटी का मतलब होता है जो प्रोड्यूस करे सॉरी, सोनोरिटी मीन्स विच प्रोड्यूस साउंड लाइक एनी आप बोल सकते हैं कॉपर ऑब्जेक्ट। देखो कहीं भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, कहीं मेटलिक लक्षण में डाउट हो, हार्डनेस का में डाउट हो, डक्टिलिटी में डाउट हो, मेलेबिलिटी में डाउट हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में डाउट हो, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में डाउट हो, सोनिटी में डाउट हो, कहीं भी A to Z कहीं भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में डाउट है, तो मुझे आप बताओ। कहीं भी डाउट है, मान लो आपको हार्डनेस में डाउट है, तो आप बता सकते हो हार्डनेस में डाउट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, लिखने का टाइम नहीं है अभी, ठीक है, 10:30 PM हो रहे हैं अभी, लिखने का टाइम नहीं है अभी, अभी शांति से आप वो करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। चलो अब आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया पेपर में, आप बोलोगे, कोई बोलेगा कि यार भैया तो हर बार यही बोल रहे हैं कि ये बहुत बार पूछा गया पेपर में, बहुत बार पूछा गया, लेकिन ये जो चीज मैं लिखवा दे रहा हूँ उसका मैं CBSE से आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे जिसने अभी बोर्ड का पेपर दिया, 100% इसका रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है, ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर से, और छोड़ती नहीं है इस क्वेश्चन को CBSE, क्योंकि यहीं पे उनको नंबर काटना होता है सॉरी, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर कटते हैं बच्चों के। पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखो
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होता है, जब कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी हो, जब उसको रिएक्ट किया जाए मेटल के साथ तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मान लो इसमें एक एग्जांपल दिया है कि जब हम मेटल प्लस ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट करते हैं ना, मेटल प्लस ऑक्सीजन को, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। बनेगा बनेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड बनेगा। बनेगा हाइड्रोक्साइड। बताओ, अगर हम मेटल प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। बनेगा कि नहीं, इंपॉर्टेंट लिख लो ये, आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे बनाना है। चलो आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर। इसमें पहला आता है रिएक्शन मेटल विथ ऑक्सीजन। बर्निंग एयर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। देखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स में कितने भी आप ऑक्सीजन को वगैरह को आप कंबाइन करके जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बेसिकली जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड्स में, तो उसको हम बोल सकते हैं, जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन आपको मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल किसका बताया था, मेटल प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। बताओ, मेटल प्लस ऑक्सीजन को जब हमने मिलाया तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड बना। तो रिएक्शन विथ मेटल विथ ऑक्सीजन का मतलब बोला है कि कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, वो क्या प्रोडक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड बना रहा है, तो और भी कौन कौन से प्रोडक्ट है जो फॉर्म कर सकता है, बताओ। एक है 4Al प्लस 3O2। अभी मैं आपको बस वो बता रहा हूँ, वैलेंसी हम करेंगे अभी। अब जब हम इसको बर्न करते हैं ना, तो ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। देखो इसमें पता होना चाहिए कि ये होता है एल्यूमिनियम, ये होता है ऑक्सीजन, ठीक है। देखो जब हम इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, Al2 मतलब 2Al2 बनेगा। और क्या बचा अब हमारा, O2 बचा, 2Al2 और यहां बचा O2। क्या बना, 2Al2O2। क्या बना, 2Al2O2। जब हमने उसको बर्न किया ना, दोनों को मिला करके जब हमने बर्न किया, मान लो 4Al प्लस 3O2 को जब हमने मिला करके, जब ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम को जब हमने मिला के बर्न किया, तो जब बर्न हुआ तब फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना 2Al2। क्या बना हमारा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बना 2Al2O2। क्या बना, 2Al2O2। समझ में आया कैसे करना है। चलो एक दो और करते हैं। जैसे एक है 2Cu है, ठीक है, प्लस O2 है, इसको बर्न किया जा रहा है। तो आप ये बताओ ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये 2Cu और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2CuO2 बनेगा। कैसे बनेगा ये 2CuO कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, क्या कारण है बताओ। क्योंकि यहां पे एक कॉपर है और यहां पे एक ऑक्सीजन है, जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहां पे बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, जब हम दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा हमारे कॉपर ऑक्साइड। बताओ,
जब हम दोनों को मिलाएंगे कॉपर प्लस ऑक्सीजन को तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर का फॉर्मूला होता है 2CuO और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। तो जो हमने इसको बर्न किया ना, बर्न किया एट 373 केल्विन के अंदर, 373 केल्विन के अंदर, तो ये बना 2CuOS बना। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? 2CuO कॉपर ऑक्साइड बना। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था वो कॉपर ऑक्साइड बना। तो कॉपर ऑक्साइड का आपको याद रखना है कि कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है? 2CuOS। एस तो वैसे लगा रखा है, वेल्डिंग याद रखना कि 2CuO होता है, 2CuO होता है। समझ गए कैसे करना है ये आपको याद रखना है। आपको ये कैसे सॉल्व करना है, मेटल प्लस ऑक्सीजन अगर आपको ऐसे दे देगा बोर्ड में तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको याद रखना है। उसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो याद हो जाएगा। अब बात आती है एम्फोटेरेपिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरेपिक ऑक्साइड ही बोला है ना। देखो यार, बोलोगे एम्फोटेरेपिक ऑक्साइड तो हमने पढ़ा भी नहीं है पहले, ना कि कुछ हमने सुना है चैप्टर नंबर 2 में। ऑक्साइड्स की बात कर रहा है, होता क्या है? देखो एम्फोटेरेपिक ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड्स होते हैं जो आप बोल सकते हैं कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है ना, मतलब कि देखो मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। मतलब कि एम्फोटेरेपिक ऑक्साइड्स वैसे होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो बोथ एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के साथ रिएक्ट करे, उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरेपिक ऑक्साइड्स। समझ में आया? एम्फोटेरेपिक ऑक्साइड समझ में आया किसी को? Some metal oxide which react with aluminum oxides to form a product is called amphoteric oxide। समझ में आया? कुछ मेटल ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ भी हो सकता है जो रिएक्ट कर रहे हैं किसी और मेटल ऑक्साइड्स के साथ और कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं उसको बोलेंगे एम्फोटेरेपिक ऑक्साइड्स। समझ में आया? या वो इससे जो बहुत एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के साथ जब मिक्स होकर के जब रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तब जो मेटल फॉर्म होता है उसको बोलेंगे एम्फोटेरेपिक ऑक्साइड। समझ में आया? गॉट इट? एक एग्जांपल है, सबसे अच्छा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। सॉरी गला बैठ गया तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। हाँ एक सॉरी, इसमें एक आपका ये है, एक दिया रिएक्शन जैसे Al2O3 प्लस आपका दिया है 6HCl। तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा बताओ? ये प्रोडक्ट बनाएगा ना 2AlCl3 प्लस क्या बनाएगा? क्या बचा अब हमारा? क्या बचा? 3H2O। समझ में आया कैसे बना? कैसे बना समझ में आया? ये प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट बनाना अगर आपको आ गया है ना तो सब कुछ समझ में आ गया आपको। चलो अब आते हैं ऑर्डर विथ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन के साथ मिटा दूं? समझ गए? देखो मैं बता देता हूं कहां से ज्यादातर पूछा जाता है। ये वाला टॉपिक 100% आएगा, ठीक है, ये वाला टॉपिक 100% आएगा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन के साथ जो है वो जो रिएक्शन होता है वो वाला टॉपिक जो है वो 100% आता है बोर्ड में, ठीक है। चलो चलो देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब देखो हम ऑक्सीजन के साथ कर रहे थे, अब हम वाटर के साथ करेंगे।
वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है ना तो ये मेटल ऑक्साइड बना लेता है। जब ये कोई भी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, इतना याद रखना है, एक चीज याद रखना है कि व्हेन सम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। समझ में आया कि कोई भी मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड इसलिए बनाएगा कि वाटर का क्या होता है फॉर्मूला O2 और O2 कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड्स में, तो ऑक्साइड इसलिए बनाएगा। समझ में आया? गॉट इट? देखो आप दूसरा आता है। देखो जैसे मेटल्स हो गए पोटेशियम सोडियम रिएक्ट होते हैं वाइटली विथ कोल्ड वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे बन जाते हैं? जैसे एक एग्जांपल दिया है आपका कि जिसके अंदर आपका जैसे एक एग्जांपल है 2KS 2KS है प्लस 2H2O है, ये बनाएगा 2KOH प्लस H2 अलग रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर से क्या बच गया हमारा, क्या प्रोड्यूस हो रहा था, हीट भी हो रहा था, तो हीट भी रहेगा। ठीक है, तो मेटल विथ पोटेशियम जैसे पोटेशियम्स वगैरह हो गए, सोडियम्स वगैरह जब हम रिएक्ट करते हैं वॉलेटली तो वो कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट होता है तो सोडियम और पोटेशियम जो है उसका वॉलेट एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? तब वो क्या करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर देता है उस टाइम पे। जब हम कैल्शियम के साथ वाटर में लेस वैलेंट हम हीट इन्वॉल्व करते हैं तो सफिशिएंट में हाइड्रोजन क्या करता है, वो हाइड्रोजन जब क्या करता है उसके बाद फायर को कैच करना स्टार्ट कर देता है। ये याद रखना है एक तो। ठीक है, और कुछ नहीं, सब बेसिक टर्म्स है आपके। अब बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अब रिएक्शन ऑफ मेटल मुझे जल्दी सिलेबस करवाना है यार, टाइम बहुत कम है, बोर्ड भी आने वाले 5 महीने के बाद आपके। ठीक है, इसलिए जब इसके अंदर क्या है, डिल्यूट क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है रिएक्शन इसके साथ है। जब हम फ्यू रिएक्टिव मेटल्स को जैसे हो गया Cu Ag, ये सब जब मेटल्स को जब हम रिएक्ट करते हैं जब हम ये सब मेटल्स को एज पर मेटल्स रिएक्ट विथ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ, तो ये क्या बना लेता है, ये सॉल्ट बना लेता है। तो ये सॉल्ट फॉर्म कर लेता है कब, जब हम किसी भी डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ, मतलब जब हम रिएक्शन करते हैं मेटल को डिल्यूट एसिड के साथ, तब वो सॉल्ट बना लेता है। याद रखना ये क्वेश्चन याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो देखो मेटल प्लस डिल्यूट एसिड, ये क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस H2O मतलब हाइड्रोजन बनाएगा। जब हम अगर HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, HNO3 के साथ, मतलब HNO3 क्या होता है, याद रखना नाइट्रिक एसिड होता है। ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। जैसे आप H2O याद रखते थे, HNO3 जो भी याद रखते थे, ऐसे आपको अब HNO3 याद रखना है कि वो नाइट्रिक एसिड होता है।
समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब जब हम नाइट्रिक एसिड्स को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं ना, जब भी हम रिएक्शन में, इसका एक टाइप से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब बात करें रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। इसका याद रखना, रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं कंप्लीटली लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ, और वो कंपाउंड्स में एक्वस सॉल्ट्स बना लेते हैं, एक्वस सॉल्ट्स सॉल्यूशंस में मोल्टेन फॉर्म में। ठीक है, जैसे जब भी हम मेटल ए को सॉल्यूशन बी के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे, मेटल ए प्लस सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी का रिएक्शन होता है इसके अंदर होता यही है कि जब हम मेटल ए, इसमें मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं उसको बोलता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर। याद रखना, ठीक है, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, मेन टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया बोर्ड में, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। देखो, रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स जो होता है ना, वो एक टाइप से अरेंज्ड ऑर्डर्स में होता है। मतलब कि इनको जब भी हम अरेंज करते हैं ना, अरेंज इन ऑर्डर्स में अरेंजमेंट करते हैं हम, ऑर्डर्स में अरेंज करते हैं हम, कभी भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं अरेंज करते हैं हम, हमेशा ऑर्डर्स के अंदर अरेंज करते हैं, ऐसे नहीं करते, याद रखना। ठीक है, लेकिन यार आप बोलोगे कि ऑर्डर्स में जो हम अरेंज करते हैं तो उसको कौन से ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो हम अरेंजमेंट करते हैं सीरीज का, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? उस मेटल ऑफ सीरीज को क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स को जब भी हम डिक्रीज ऑर्डर में अगर हम कोई भी सीरीज को अगर मतलब फॉर्म कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि अरेंज कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। समझ में आ गया? गॉट इट? देखो अब बात क्या बोल रहा है ये, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, जिसमें से लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिएक्टिव नेचर्स में। इसके अंदर क्या होता है पता है? इसके अंदर होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होंगे, इनमें लूज होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स इनमें से देना होता है, लेना नहीं, देना होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स का रिएक्टिव नेचर्स में। मेटल्स अरेंज होते हैं सीरीज में, जो सीरीज अरेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं एक तो रिएक्टिव सीरीज और एक बोलते हैं हम एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज भी हम इसको बोलते हैं, याद रखना, इसको एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। एक बोलेगा क्वेश्चन डिफाइन एक्टिविटी सीरीज, तो लिखेंगे द सीरीज इन विच द ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग अब डिक्रीज, सॉरी हम लिख सकते हैं कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग नेशन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स आर कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। समझ में आया ये जो मैंने बताया एक्टिविटी सीरीज वाला? गॉट इट? चलो दूसरा देखते हैं। इसके अंदर एक बोल रहा है कि जो मेटल्स होते हैं वो प्लेस होते हैं अबव हाइड्रोजन्स में। कई सारे रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे हो गया, कौन कौन से रिएक्टिव मेटल्स हो सकते हैं? के हो गया, Na हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब आपका के किसका है? पोटेशियम का है। Na किसका है? हाँ, Na किसका है? नाइट्रिक एसिड्स का है। और C किसका है? C किसका है? कार्बन आप बोल सकते हो। ठीक है, जब इन तीनों का जब हम बोल सकते हैं कि जब हम अरेंजिंग करते हैं एक टाइप से, तो जो अरेंजमेंट होता है वो रिएक्टिव सीरीज के अंदर होता है। अरेंजिंग ऑफ दिस आप बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं यार, एलिमेंट्स इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, याद रखना।
जैसे देखो, जो हाइड्रोजन के नीचे, जो हाइड्रोजन के नीचे नीचे अगर कोई सीरीज अगर लगी हो, मतलब सेटल्ड हो, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, तो हम उसको बोलेंगे लिस्ट रिएक्टिव सीरीज। याद कर लो एक बार, लिस्ट रिएक्टिव सीरीज को हम उसको बोलते हैं जो हाइड्रोजन के सीरीज से बिल्कुल नीचे जितने भी सीरीज होंगे, हाइड्रोजन सीरीज के नीचे जितने भी सीरीज होंगे, उन सीरीज को हम बोलेंगे लिस्ट रिएक्टिव सीरीज। याद कर लो, लिस्ट रिएक्टिव सीरीज किसको बोलते हैं? जो हाइड्रोजन सीरीज के सबसे नीचे जो जितने भी सीरीज बच गए, हाइड्रोजन के नीचे वाले सीरीज जितने भी बच गए, उनको हम बोलेंगे लिस्ट रिएक्टिव सीरीज। जैसे कौन कौन से बच गए आप बताना जरा। जैसे हो गया आपका H हाइड्रोजन, Cu, ठीक है, कॉपर, ये सब हो गया आपका, ठीक है, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Ag Au, ये सब आपका क्या है पता है? ये सब आपका आता रहता है लिस्ट में, लिस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव सीरीज होता है, मोर रिएक्टिव सीरीज, वो किसके अंदर आते हैं? वो कौन कौन से होते हैं जरा बताना। जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये सब आपके किसके अंदर आएंगे? मोर रिएक्टिविटी सीरीज। कैल्शियम, पोटेशियम, इस जो आएंगे वो मोर रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आएंगे। याद रखना, सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज को हम उसको बोलते हैं जो अरेंजिंग ऑर्डर्स में होता है। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एक सीरीज होता है जिसमें से आप बोल सकते हैं कि अरेंजिंग होता है मेटल्स का, आप बोल सकते हैं कि लेस रिएक्टिव मेटल्स और हाई रिएक्टिव मेटल्स के जो अरेंजिंग होता है ना, कि इतने हाई रिएक्टिव मेटल्स है, जब हम किसी भी मेटल्स को अगर हम डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो कितना रिएक्ट हो रहा है, कितना रिएक्ट नहीं हो रहा है, उसके ऊपर जो बेसिस पे डिवाइडेड है लेस रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव में, उसको हम बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। समझ में आया? अब बात करते हैं नॉन मेटल्स, उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक बचा, उसके बाद खत्म करेंगे क्लास जल्दी से, टाइम भी हो रहा है, इट्स 11 o'clock, रात के 11 बज गए, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा हमें क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, काम हमारे पास ज़्यादा है। नॉन मेटल्स अब समझते हैं, नॉन मेटल्स क्या होता है। नॉन मेटल्स अब हम समझते हैं, कुछ नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या करते हैं ये नॉन मेटल्स, सब कुछ समझेंगे नॉन मेटल्स A to Z। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो आप बोल सकते हो आप बोल सकते हो जिसके अंदर आप बोल सकते हो नेगेटिवली आयंस हो, ठीक है, नेगेटिवली आयंस हो जिसके अंदर, उसको बोल सकते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। नेगेटिवली आयंस जिसके अंदर हो, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता हो, ठीक है, नॉन मेटल्स उसको बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता हो उसको नॉन मेटल्स बोलते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे इसके अंदर हो सकता है सल्फर, सल्फर हो गया, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, ये सब आपके इसके अंदर आ जाएंगे एक्सेट्रा। 2 लिख दोगे काफी है। तो नॉन मेटल्स आप बोल सकते हैं जिसके अंदर आप बोल सकते हैं कि आयंस जो होते हैं, जो आयंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज में होते हैं, जिसके अंदर आ सकता है सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे मेटल्स जो गेन करता हो, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता हो, और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज में होता है और प्रोटॉन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज में होता है। फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये क्या गेन करता है? ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नेगेटिवली चार्ज गेन करता है, जिसके अंदर सल्फर, ऑक्सीजन वगैरह फॉर्म करता है। Sulfur is a negatively charged ion and oxygen is also a negatively charged ion. You can also know that. Got it? अब बात करेंगे मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी की। मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी का बहुत बार आ चुका है, ऐसे पेपर में मैंने देखा तो है मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी का। तो
मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी आप बोल सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आया है, कैसे क्या फॉर्म हुआ है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। जिसके अंदर आपका आता है नॉन मेटल्स, जिसके अंदर मेलिएबल हो और नॉन डक्टाइल हो, जो मेलिएबल भी हो ना ही हो और जो डक्टाइल भी नहीं हो, उसको हम बोलेंगे मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी, जो मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सके। ब्रिटलेस किसको बोलते हैं, जो मेटल्स ब्रिटल होते हैं नेचर्स में, ठीक है, सल्फर सॉलिड्स वगैरह आपके जो ब्रिटल्स होते हैं। फिजिकल स्टेट्स में जो मेटल्स आपके सॉलिड्स वगैरह में, डायमंड्स वगैरह जो कन्वर्ट होते हैं वो फिजिकल स्टेट्स में होते हैं। लश्यर्स, जिनके अंदर नॉन मेटल्स नहीं होता, जिनके अंदर मेटल्स होता है, उनको बोलते हैं लश्यर, याद रखना। जिनके अंदर मेटल्स होता है, ठीक है, उनको हम लश्यर नहीं बोलते हैं। जिनके अंदर मेटल नहीं होता है उनको उनको लश्यर बोलते हैं, सॉरी। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, जिनके अंदर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जनरेट हो, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जो नॉन मेटल्स जिनके अंदर लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हो, जैसे ब्रोमियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब लो होते हैं, ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ, आपको पता है, डिल्यूट एसिड्स के साथ वगैरह वगैरह, जो इन्वॉल्व करता है गैस, हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है। जैसे एस हो गया, जैसे आप बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन का कौन सा आयंस होता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर पॉजिटिव आयंस होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कि प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, याद रखना। सॉरी, प्रोटॉन होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने उल्टा बोल दिया गलती से। अब बात करेंगे कि हम रिएक्शन जो करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, उसके अंदर कैसे करते हैं। तो मेटल्स जो है वो टेंडेंसी है कि जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, कटायंस वगैरह है, अनायंस वगैरह है, ये सब। कटायंस क्या है, जो पॉजिटिवली चार्ज है। अनायंस क्या है, जो नेगेटिवली चार्ज है। कटायंस पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली, अनायन नेगेटिवली। समझ में आया? कटायन पॉजिटिवली, अनायन नेगेटिवली। समझ में आया? कटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, अनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। देखो ये जो टॉपिक बच रहा है ना आपका, थोड़ा सा टॉपिक तो बचा है यार, थोड़ा टाइम लूंगा मैं, बाकी हो जाएगा। आयोनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, ये डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है। आयंस पता चल गया ना, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज, जो बॉन्ड्स को फॉर्म करेगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स को फॉर्म करता है, एक टाइप से कंप्लीट आयंस ऑफ, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड इसको बोलते हैं, याद रखना, आयोनिक कंपाउंड किसके बोलते हैं। और जो ये शेयरिंग वेयरिंग वाला हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसको हम एक चीज और बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ये जो काम हो रहा है, उसको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। समझ में आया? गॉट इट? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि जिसके अंदर मान लो आप कटायंस में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपका एक तो दे रखा है। जैसे कटायंस में कितने होते हैं, 2 L होता है 8 और M होता है 1, होता है। जो ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम इसी को बोलते हैं कि जो कटायंस के अंदर 2 है, L के अंदर 8 है और M के अंदर 1 है, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं, याद रखना। इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फाइंड करने के लिए आया था 9th क्लास में, आपका पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एम शेल की अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एम शेल की अगर हम बात करें तो एम शेल निकालने के लिए इनको फाइंड करना होगा 8 - 1, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और अगर हम एल शेल की बात करें तो 8 - 2 मतलब कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
तो ऐसे आपको निकालना होगा। समझ में आया? समझ में आया कैसे निकालना है? जो टेंडेंसी है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कंप्लीट फील्ड होता है शेल्स में, ठीक है, उस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशंस, उसको एम शेल्स एन यही बोला गया है, क्लोरीन नेगेटिव आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं बिटवीन देम, ठीक है। क्लोरीन Cl, ठीक है, यही बोला इन्होंने। मान लो कोई है कि आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है प्लस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास प्लस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ये क्लोरीन आपका नेगेटिव है, नेगेटिव क्लोरीन है, क्लोरीन जो है आपका, अगर नेगेटिव क्लोरीन है, अगर आपका नेगेटिव क्लोरीन है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। पॉजिटिवली का तो हो सकता है, पॉजिटिवली का तो है 287 और इसका है 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? तो जो ये शेयरिंग हो रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, मान लो आपके पास जैसे मान लो आपका क्लोरीन इतना है, ठीक है, तो हमने Cl बना दिया, तो हमने क्या लिखा, हमने Cl लिख दिया। अब हमारे पास 8 है तो हम 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना देंगे। मान लो आपके पास क्लोरीन नेगेटिव है तो Cl इसमें कितना है, इसमें भी आपका क्या है, इसमें आपका है 8, तो इसमें भी हम 8 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ 8 बन गया आपका। तो ऐसे बनाना है ये कंपाउंड्स को, इसका आता है पेपर में हर बार आया हुआ, ठीक है। इनको जैसे हम ये फाइंड करने के लिए आया हुआ है। फिजिकल नेचर किसको बोलते हैं, याद रखना, फिजिकल नेचर हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर हार्ड क्रिस्टलाइंस होंगे, ठीक है, सॉलिड होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, जो कंपाउंड्स में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके अंदर रिक्वायर्ड होता है ब्रेक करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग आप बोलते स्ट्रॉन्ग इंटरआयोनिक अट्रैक्शन को, उसको बोलते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी हम उस कंपाउंड्स को बोलते हैं जो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। सॉल्युबिलिटी जो सॉल्युबल हो जाए वाटर के अंदर, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को जो हम सॉल्युबल करते हैं वो सॉल्युबिलिटी का एक एग्जांपल है। कंडक्शन ऑफ, आप बोल सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल जब सॉल्यूशन से हम इन्वॉल्व करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को, आयोनिक कंपाउंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है कंपाउंड्स का, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी को, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको बोले, जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स का कैसे अकरेंस है, अर्थ क्रस्ट जो है वो सोर्स है मेटल्स का, तो अर्थ क्रस्ट में हमारा सी वाटर्स में क्या होता है, मेटल्स का मिलता है, मतलब सॉल्युबल, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब मिलता है, ठीक है। जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जिनके पास नेचुरली अर्थ क्रस्ट है उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। तो अर्थ क्रस्ट से हमें मिनरल्स मिलता है, एक टाइप से मिनरल्स मिलता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का, बहुत बार पूछा गया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स छोड़ना नहीं है आपको, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बोल रहा है जिसके अंदर प्रोसेस ऑब्टेन होता है प्योर मेटल्स उसके ओर से। इसके अंदर क्या होता है, प्योर मेटल्स, प्योर मेटल्स आपका ऑब्टेन होता है फ्रॉम इट्स ओर, इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जिसके अंदर से आपका प्योर मेटल्स आपका आप बोल सकते हैं कि गेन हो, उसको बोलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। अर्थ क्रस्ट से आप बोल सकते तो, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जैसे आप बोल सकते हैं कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब आपका हो सकता है, ठीक है, याद रखना। Mg वगैरह सही बोला मैंने। तो जो मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं, मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज वो ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं, और ये जो होते हैं वो Zn होते हैं, Pb होते हैं, मतलब ये जो मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज होता है, मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ये कौन कौन से सीरीज होते हैं जिनके अंदर Pb होता है, मतलब Pb क्या होता है, लीड होता है, लीड वगैरह जिसके अंदर हो वो बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है इसके अंदर मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज।
जो डिफरेंस टेक्नीशियन है जो यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को डिपेंड करता है अपॉन द पोजीशंस ऑफ एक्टिविटी सीरीज। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, दो टाइप्स के होता है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। एक फ्लो चार्ट जल्दी से बनाओ, फ्लो चार्ट जल्दी से बनाओ, एक इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। और है, अरे यार इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज, ये सब आपको ना उसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं समझा देता हूँ बस। तो इसमें बोला कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज जैसे मोल्टन फॉर्म, प्योर मेटल्स, जिसके अंदर हाई रिएक्टिविटी सीरीज होता है ना मेटल्स के अंदर, उसको हम बोल सकते हैं प्योर मेटल्स, आप बोल सकते हो उसको प्योर मेटल्स इसके अंदर आ जाएगा हाई रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। आप बोल सकते हो कि मेटल्स ऑफ मीडियम ऑफ रिएक्टिविटी जैसे कार्बोनेट ओर हो गया, सल्फाइड ओर हो गया, ये सब आता है, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑफ ओर्स। इंक्रीमेंट ऑफ ओर हेडिंग डालिए, इंक्रीमेंट ऑफ ओर हेडिंग डालिए, इंक्रीमेंट ऑफ ओर। इंक्रीमेंट ऑफ ओर बोलता है कि जो अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज होंगे जो ओर के अंदर फाइंड करने जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं गैंग और मैट्रिक्स, गैंग हो गए और मैट्रिक्स वगैरह, वो सब आपके जो फाइंड होते हैं इम्प्योरिटीज में, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, ठीक है, याद रखना। सॉइल्स के अंदर इम्प्योरिटी सॉइल्स के अंदर आपको पाया जाता है, ठीक है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग और डिपेंडिंग होता है ये नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज, कितना इम्प्योरिटीज नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो प्रेजेंट होता है एट द बॉटम, छोटा सा टॉपिक बचा है। सिनेबार HGS, ये ज़्यादा मरकरी होता है, जब हम हीट करते हैं एयर के अंदर तो ये चेंज होता है ऑक्साइड्स में HGO, और तो वो रिड्यूस करता है मरकरी में, मेटल्स में फर्दर हीटिंग करता है, ठीक है। तो चीनेबार क्या है, जैसे HGS चीनेबार का फुल वो होता है, फॉर्मूला होता है HGS, ठीक है। और उसके कॉपर ग्लैंस Cu2 होता है, कॉपर ग्लैंस होता है Cu2 होता है, कॉपर ग्लैंस याद रखना, लिख लो कॉपर ग्लैंस Cu2S भी होता है इसके अंदर, Cu2S होता है, इसके अंदर होता है Cu2S होता है, ठीक है, याद रखना। कॉपर ग्लैंस जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, एयर में, तो पार्शियली वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है रिएक्ट कॉपर ग्लैंस के साथ, और वो कॉपर मेटल्स को देता है, ठीक है, कॉपर मेटल्स को देता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो प्रेजेंट होता है मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में, मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज, जो मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज होते हैं जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, ये सब जो सीरीज होते हैं आपके जो प्रेजेंट होता है सल्फाइड्स में, कार्बोनेट नेचर्स में, सल्फाइड्स वगैरह में। एक ये वाला आपको ड्रॉ करना है, आपके बुक में दिया हुआ है ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम हर बार पूछा गया बोर्ड में, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, समझ रहे हो, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में आप एक चीज लिखो, रोस्टिंग, रोस्टिंग लिखो। आप वो वाला रोस्टिंग में सोच लेना, रोस्ट कर दिया भाई को, रोस्ट कर दिया, रोस्टिंग, रोस्टिंग कर दिया भाई को, रोस्ट कर दिया, वो वाला रोस्ट में समझना, रोस्टिंग अलग चीज है, ठीक है, पढ़ाई रिलेटेड है, जिसके अंदर सल्फाइड ओर्स को जब हम हीट करते हैं बेलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट से कम में, जो कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड्स में। तो हम जब इसको रिएक्ट करते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट्स में मेटल्स को, लो मेल्टिंग पॉइंट्स में मेटल्स को, इज कॉल्ड रोस्टिंग, उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। समझ में आया रोस्टिंग किसको बोलते हैं, जिनको हम लो मेल्टिंग पॉइंट्स में हम जब रिएक्ट करते हैं बेसिकली, उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि 2ZNS, जैसे आप बोल सकते हैं कि 2ZNS
ZnS, ठीक है, प्लस 3O2, जब हम इनको रोस्टिंग करते हैं, हीट करते हैं ना, रोस्टिंग करते हैं जब हम इनको, तब ये क्या फॉर्म करता है पता है? 2ZnO प्लस 2SO2, ये फॉर्म करता है। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर्स क्या होता है? ये प्रोसेस ऐसा होता है जहाँ पे हम कन्वर्जन करते हैं मेटल ऑक्साइड्स का ओर के अंदर, मेटल के अंदर, और ये डन होता है हीटिंग दी ऑक्साइड्स विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कार्बन हो गया जो फॉर्म करते हैं कोक के अंदर, वो सब, ठीक है। यही बताया गया आपका। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? अब बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, हाई रिएक्टिविटी सीरीज। जब हम मेटेलिक कंपाउंड्स को, जब हम टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज से जब हम रिड्यूस करते हैं ना कार्बन और किसी भी चीज़ को, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होता है? वो हाई एफिशिएंसी से ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोलाइट्स लाता है, रिड्यूस करता है एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन में, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस में इम्प्लॉयड में फॉर मेटल्स जैसे Na हो गया, Mg हो गया, वो सब। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है? जिसमें सॉल्ट्स में मेटल्स जैसे हो गए क्लोराइड्स, मोल्टेन फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटल डिपॉजिट हो कैथोड्स में नेगेटिवली, इलेक्ट्रोड्स में, ठीक है। इसलिए कैथोड में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड में हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, याद रखना, ठीक है। एनोड नेगेटिव। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है? जो प्रोसेस हम प्यूरिफिकेशन करते हैं मेटल्स को, जो ऑब्टेन होता है रिडक्शंस में, वो मेथड से रिफाइनिंग करने के लिए इम्प्लॉयड, बट द मोस्ट कॉमन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जैसे ZU हो गया, ZN हो गया, Ne हो गया, Ag हो गया। प्रोसेस दिया हुआ है आपका, ये प्रोसेस दिया हुआ है, प्रोसेस आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपका NCERT में भी दिया हुआ है, लेकिन ये आपको डिट्टो याद करके जाना है, पेपर में आपको ये लिखना है। एनोड मड क्या है? जो साइकिल रिपीटेड हो रहा है ना, until the wall of the metal in the from impure blocks में, और जो डिजोल्व हो जा रहा है डिपोजिटेड ऑन द कैथोड्स में। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो सॉल्यूशन में जा रहा है, जहाँ पे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो सेटल डाउन हो रहा है बाय एनोड्स में, और उनको हम बोलते हैं एनोड मड, उनको हम बोलते हैं एनोड मड। समझ में आया? अब लास्ट टॉपिक बचा है, जल्दी से, बस 2 टॉपिक बचा है, 15 मिनट के अंदर अंदर, 15 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द टाइम नाउ? 11:10 हो रहा है, ठीक है। 11:30 तक हो जाएगा आराम से, टेंशन मत लो। कोरोजन क्या होता है? एक स्लो प्रोसेस होता है। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक, अब हम समझेंगे कोरोजन, एक कोरोजन नाम दिया इन्होंने, कोरोजन। अगर आपको कहीं भी ऐसा टॉपिक लगा हो जहाँ पे मैंने हाई स्पीड में पढ़ा दिया हो टाइम के कारण, तो आप मुझे बोल सकते हो कि हाँ यार आपने थोड़ा हाई स्पीड में पढ़ा दिया, तो आप मुझे एक बार और बता दो, यहाँ पे डाउट है, रिएक्टिविटी सीरीज में डाउट है, ये सीरीज में डाउट है। मुझे जहाँ तक लग रहा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में आपको थोड़ा सा वो कर दिया मैंने, ठीक है। देखो, कोरोजन एक स्लो प्रोसेस है जब भी हम ईटिंग अवे करते हैं मेटल्स का बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर्स में और मॉइस्चर्स में। रस्टिंग होता है आयरन्स का, टेस्टिंग होता है सिल्वर्स का, ये सब जो होता है वो कोरोजन के कारण होता है। कोरोजन मीन्स आप बोल सकते हैं कि कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग वगैरह हो जाता है, जिसके अंदर रस्टिंग, कोरोजन मीन्स रस्टिंग होता है बेसिकली। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कोरोजन को? हम बता सकते हैं बेसिकली गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम कर सकते हैं, किसके अंदर? जो हम कोट करते हैं सिल्वर्स स्टील्स को, ऑब्जेक्ट्स को थिन लेयर्स में, जिंक को, जो डिपिंग्स होता है ऑब्जेक्ट्स में मोल्टन जिंक्स में। एलोइंग होता है, ये मेथड होता है इंप्रूव करने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय मिक्सिंग द मेटल विथ अनदर मेटल्स के साथ। एलोइंग ऑफ आयरन, प्योर आयरन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, स्ट्रिक्टली ईजिली होता है कि हम हॉट कर सकते हैं, मिक्सड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन के साथ, जो 0.005% ऐसे कुछ समथिंग है कि हाँ 0.05% दिया है इन्होंने वैसे तो। स्टेनलेस स्टील्स। पेंटिंग क्या है? पेंटिंग मतलब कि कोई भी रस्टिंग ऑब्जेक्ट है जिस पे रस्ट लग गया, जिसके ऊपर जंग लग गया, उसको रिमूव करने के लिए हम पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर पेंटिंग का हम यूज़ करते हैं कि उसको थोड़ा सा शाइनी ऑब्जेक्ट देने के लिए। ग्रीसिंग, ग्रीसिंग का भी यूज़ करते हैं। ऑयलिंग और ग्रीसिंग हमारा सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है रस्टिंग को हटाने के लिए। ऑयलिंग आप कर दोगे, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप बोल सकते हैं कोई भी लोहे वाला ऑब्जेक्ट है जिसपे रस्टिंग हो चुका है, उसके अगर आप ऊपर कोट कर देते हो ऐसे ग्रीसिंग वगैरह, ऑयलिंग वगैरह, तो आपका वो सही हो जाता है। टीन प्लेटिंग, हाँ टीन प्लेटिंग भी करते हैं हम क्रोमियम्स का कोरोजन हटाने के लिए। एलॉय क्या होता है? लास्ट टॉपिक बचा, ये लास्ट टॉपिक 10 मतलब 5 मिनट का टॉपिक है,
एलॉय थोड़ा मैं फुल एक्सप्लेनेशन से बताऊंगा, 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट बस क्लास में रह लो मेरे साथ। एलॉय एक टाइप से होमोजीनियस सीरीज होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसके अंदर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है इनके अंदर, ठीक है। अरे यार इनके अंदर जो होता है ना एलॉय के अंदर, एलॉय के अंदर ना हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर से काम करते हैं जिसके अंदर हम दो से ज्यादा मेटल्स को मेटल से नॉन मेटल से, और ये प्रिपेयर्ड होता है बाय द मिक्सिंग ऑफ मेल्टन फॉर्म से, और ये इसको हम कूल करते हैं बाय द मिक्सचर ऑफ प्रोसेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेल्टिंग पॉइंट से एलॉय को जैसे हम लेस देन, जब हम प्योर मेटल जैसे ब्रास हो गया, एलॉय हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जैसे हो गया, सी वगैरह, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आपको पता है कि कॉपर का वायर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को। अलॉय लीड्स हो गया, टिन हो गया, लो मेल्टिंग पॉइंट्स हो गया, ये यूज होते हैं वेल्डिंग्स में, इलेक्ट्रिकल वेंजन में। इसको जो ये सब यूज हो रहे हैं ना जो कंपोनेंट्स, उसको बोलेंगे एमेलगम, 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 इनको हम बोलते हैं एमेलगम। जो ये सब यूज हो रहे हैं कोटिंग वगैरह करने के लिए, उसको बोलते हैं एमेलगम, याद रखना। जो एलॉय मर्करी वगैरह कंटेन करता है वो सब एमेलगम बोलते हैं, ठीक है। एलॉय जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर याद रखना, एलॉय एक टाइप से होमोजीनियस मिक्सचर है, ये याद रखना, बस ये पॉइंट याद रखना। एक दो क्वेश्चन करते हैं उसके बाद चैप्टर खत्म है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद चैप्टर खत्म है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जो मेटल एग्जिस्ट करता है नेटिव स्टेट्स में, उसको नेचर में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एयू और एजी मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयू और एजी मेटल्स बोलते हैं, जो नेटिव स्टेट्स में आपका रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चैप्टर तो आपका खत्म हो चुका है अब केमिस्ट्री का, कि आपको कहीं भी इस चैप्टर में, मुझे पता है कि हमने स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे किया है, स्लोली किया है, बट हमने एंड में आकर के थोड़ा फास्ट कर दिया चैप्टर को। तो अगर आपको कहीं भी चैप्टर में डाउट लग रहा है ना कि यार यहाँ पे नहीं करवाया, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमने रोस्टिंग वोस्टिंग वाला जहाँ प्रोसेस किया था, रस्टिंग वगैरह तो आपको पता है ना, जंग वंग लगना, वो सब तो आपको पता ही होगा। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, आपको रिमूव किया जाता है, ऑयलिंग और ग्रीजिंग से रिमूव किया जाता है, वो सब तो आपको पता ही है। तो जो अगर आपको एक भी पॉइंट, अगर एक भी टॉपिक में कहीं भी डाउट लग रहा है कि यार यहाँ पे हमने थोड़ा तेज कर दिया है, थोड़ा तेजी से हमने पढ़ा दिया है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ यार थोड़ा फास्ट क्लास हो गई है। सो थैंक यू, नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।